हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे फैसियोला हेपेटिका यानी लीवर फ्लूक की फिजियोलॉजी के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे उसके पाचन तंत्र के बारे में, उसके उत्सर्जन तंत्र के बारे में और उसके तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो हम शुरू करते हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के। शुरू करते हैं, राइट। पाचन तंत्र में होती है आहार नाल। आहार नाल जो होती है फैसियोला हिपेटिका की, वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ मुख प्रेजेंट होता है, गुदा नहीं पाई जाती है, और ऐसी आहार नाल को हम कहते हैं इनकम्प्लीट आहार नाल। इसका जो मुख होता है वो हमेशा वेंट्रल साइड की तरफ होता है। किधर होता है? अधर सतह पर या वेंट्रल साइड पर होता है। और क्योंकि ये एक परजीवी होता है तो इसके मुख के आसपास सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आते हैं, चूसने के लिए काम आते हैं। और इसका जो माउथ होता है वो फनल शेप की माउथ कैविटी के अंदर खुलता है, और ये माउथ कैविटी आगे जा कर के फेरिंग्स में खुलती है। और जो फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर होता है, और उसकी वॉल थिक होती है, और उसकी जो ल्यूमन होती है वो स्मॉल होती है, यानी सक्रिय ल्यूमन पाई जाती है इसके अंदर। और ये माउथ जो है वो सीधा ग्रसनी के अंदर खुल जाता है। और ग्रसनी के अंदर फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है या ग्रसनी ग्रंथियां पाई जाती है, और ये ग्रसनी ग्रंथियां पाचक रस का स्रावन करती है। ये ग्रसनी जो होती है ये आगे जाकर के ईसोफेगस, छोटे से एक ईसोफेगस में खुलती है, और ये ईसोफेगस जो है वो आगे जाकर के आंत में खुलता है। जो इसोफेगस होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो एक ही परत द्वारा लाइन रहती है। और ये इंटेस्टाइन जो होती है ये आगे जाकर के खुलते ही आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, दो भागों में विभाजित हो जाती है। और जब ये दो भागों में है विभाजित होने के बाद ये इसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट तक फैली हुई रहती है। और यहाँ पर फैलने के बाद इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें एनस नहीं पाई जाती, इसलिए ऐसी इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक इंटेस्टाइन। एंड इसकी ब्लाइंड होती है। जो इंटेस्टाइनल सीका जो है इसकी, जो दोनों पार्ट में पाई जाती है, उससे बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो दोनों साइड पे निकली रहती है। वो दोनों ब्रांचेस क्या करती है? पूरी बॉडी को फूड जो है वो सर्कुलेट करती है, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये जो इंटेस्टाइन होती है वही काम करती है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सर्कुलेट करने का पूरी बॉडी के अंदर। जो इंटीरियर पार्ट की जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है टू द ईसोफेगस जो है वो क्यूटिकल से लाइन रहता है। क्यों? क्योंकि ये परजीवी होता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इंटेस्टाइन जो है वो एंडोडर्मल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है, और सीकल एपिथेलियम में सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से इसकी जो आहार नाल होती है वो ग्रसनी और ग्रसिका दोनों क्यूटिकल से लाइन रहती है, और आंत जो होती है वो अंतश्चर्मी स्तंभी कोशिकाएं यानी कॉल्यूमुलर एपिथेलियम से लाइन रहती है। और इसके चारों ओर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर पाई जाती है। तो इसकी जो आहार नाल होती है उसके अंदर एक माउथ होता है, एक ग्रसनी होती है, इसोफेगस, और दो पार्ट में डिवाइडेड इंटेस्टाइन होती है, और सिंगल ओपनिंग माउथ की पाई जाती है। अब हम आगे इसके पढ़ते हैं कि इसका भोजन जो है वो कैसे होता है और ये कैसे भोजन ग्रहण करता है। ये इसका जो फूड होता है, क्योंकि ये परजीवी होता है और ये बाइल डक्ट के अंदर रहता है, तो ज़्यादातर इसका फूड जो है वो होता है बाइल, ब्लड, लिम्फ और सेल्स जो है वही इसके फूड जो है वो होता है। ये फ्लूक जो है जब भी भूखा होता है, इसको भूख लगती है, तो ये छोटी बाइल डक्ट के अंदर आ जाता है और कैपिलरीज में आकर के ये भोजन को ग्रहण करता है। कैसे करता है? इसका जो मुख चूषक होता है, जो ओरल सकर्स होते हैं, परपोषी की जो होस्ट, जिस होस्ट में रहता है उसकी पित्त की जो वाहिनी होती है उससे ब्लड, लिम्फ या बाइल या जो टिश्यूज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबको ये चूस लेता है, और ये चूसने के साथ सीधा ये कहाँ चला जाता है? फेरिंग्स में चला जाता है। और फेरिंग्स और मुख चूषक दोनों इसकी हेल्प करते हैं भोजन को चूसने के लिए।
राइट। ओरल सकर्स एंड फेरिंग्स दोनों मिलकर के फूड को जो है वो सक करने में इसकी हेल्प करते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो सीधा का सीधा जो इंटेस्टाइन की जो ब्रांचेस हैं, डाइवर्टिकुलर्स हैं, उसके अंदर चला जाता है और पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाता है। मोनोसैकेराइड शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर लेता है ये बॉडी की वॉल से, जनरल बॉडी सरफेस से ये डिफ्यूज़ कर लेता है। और एमिनो एसिड जो है वो टेग्यूमेंट से ये सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है। रिजर्व फूड जो है वो इसका भी ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि एनिमल्स का सबका रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है। फैट और फैट रहता है, कहाँ रहता है ये मेसेनकाइमा में और मसल्स के अंदर रहता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम की तरह फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि इसका पाचन का काम भी करता है और ये परिसंचरण का काम भी करता है, क्योंकि इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो जो इंटेस्टाइन है वही पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड जो है वो सर्कुलेट कर लेती है। कैसे होती है? पेरेन्काइमा जो होती है इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला की, वहाँ से सीधा बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट जो थोड़ा सा होता है, अगर कोई होता है तो वो सीधा माउथ से इजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें गुदा नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से इसका जो पाचन है वो हो जाता है और इस तरह से ये अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका जो उत्सर्जन तंत्र होता है ये उत्सर्जन का काम भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशंस का काम भी करता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम होता है। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं कि जो कि उत्सर्जन का काम भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करता है, और इसमें अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती है। इसमें लंबी एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है। दिस इज द इसकी लॉन्ग एक्सक्रीटरी कैनाल होती है। और इसका जो सिस्टम होता है इसमें तंत्र में बहुत सारी फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ये ज्वाला कोशिकाएं जो होती है ये पूरी बॉडी के अंदर, ये जो छोटी 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 बॉल्स दिख रही है, और ये एक डिटेल फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक जाल जैसा पूरी उसके अंदर फैला हुआ रहता है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं ज्वाला कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है। राइट। तो दिस इज द राइट, ये एक फ्लेम सेल का डायग्राम है। ठीक है। अब जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये मेसेनकाइमल सेल्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं। फ्लेम सेल्स जो हैं वो इर्रेगुलर शेप की होती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये इर्रेगुलर शेप होती है, अनियमित आकार की होती है, और इसमें बहुत सारे सूडोपोडिया जो है प्रोसेस बाहर की ओर टिश्यूज़ में फैले रहते हैं। हर ज्वाला कोशिका के अंदर एक ल्यूमन पाई जाती है, ये इसकी ल्यूमन होती है, एक गुहिका होती है, और इस गुहिका के अंदर बहुत सारी सीलिया जो है वो बेसल ग्रेन्यूल से अंदर की तरफ लटकी रहती है। ये सीलिया जो होती है ये बेसल ग्रेन्यूल से निकलती है, और ये सीलिया एक लहराती हुई लौ की भांति दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये ज्वाला कोशिकाओं का जो ल्यूमन होता है एक छोटी सी कैपिलरी, लाइक ये वाली जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी के द्वारा एक ट्यूब्यूल्स में खुलता है। इस डिटेल डायग्राम को हम इधर देखें कि ये वाली जो है इसकी बहुत सारी फ्लेम सेल्स हैं। ये फ्लेम सेल्स जो हैं ये कैपिलरी डक्ट में खुल जाती है। ये कैपिलरी डक्ट आगे जा कर के एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुल जाती है। तो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बहुत सारी फ्लेम सेल्स की कैपिलरीज आकर के खुल जाती है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स ट्यूब्यूल्स होती है, बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलकर के ट्विग्स और आगे जाकर के एक्सक्रीटरी वेसल्स का निर्माण करती है। ये एक्सक्रीटरी वेसल्स, बहुत सारी एक्सक्रीटरी वेसल्स मिलकर के एक्सक्रीटरी ट्रंक में खुलती है, और ये एक्सक्रीटरी ट्रंक जो है वो एक्सक्रीटरी कैनाल में खुल जाती है। हम फिर से इस डायग्राम में देखें तो सारी एक्सक्रीटरी कैनाल्स जो होती हैं ये कैपिलरी डक्ट्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वो एक्सक्रीटरी वेसल्स के अंदर, और वो पीछे जाकर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में खुल जाती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में खुल जाती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल होती है वो पोस्टीरियर एंड के तरफ आती है, और यहाँ पे एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर होता है, उसके द्वारा शरीर से बाहर
खुल जाती है और वो डायरेक्टली बाहर खुल जाती है। और जो भी डक्ट्स होती हैं वो सीलिया से लाइन रहती है, जिससे कि जो फ्लूइड है वो अंदर की तरफ, वो बाहर की तरफ प्रसारित होता रहता है, फैलता रहता है। अब जब हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि एक्सक्रीशन जो है वो होता कैसे है, जो भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स और अमोनिया होते हैं। ये सारे पदार्थ मेसेनकाइमा से डिफ्यूज़ होकर के प्रोटोनेफ्रिडिया में आ जाते हैं। ठीक है। और जब ये प्रोटोनेफ्रिडिया में कलेक्ट होकर के इंट्रासेलुलर कैविटीज़ और फ्लेम सेल्स से कलेक्ट हो जाते हैं। ये कलेक्ट होने के बाद इसमें फ्लेम सेल्स में जो सीलिया है उसके अंदर स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। इसके वाइब्रेशन से जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है वो इसकी ल्यूमन में आ जाता है और ये ल्यूमन से इस एक्सक्रीटरी डक्ट से होता हुआ मेन एक्सक्रीटरी कैनाल में आ जाता है और फाइनली ये एक्सक्रीटरी पोर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। इस तरह से कुछ जो नाइट्रोजन उत्सर्जी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो शरीर के टैग्यूमेंट से भी सीधे डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसके जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वो इसमें पानी की जो मात्रा है ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं और वाटर कंटेंट जो इसकी बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करता है और ऐसे इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और लास्ट आज हम पढ़ेंगे इसका नर्वस सिस्टम। हालांकि ये एक एंडोपैरासाइट होता है, अंतःपरजीवी होता है, तो इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है, मीरीसीडियम लार्वल फॉर्म, उसके अंदर इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं क्योंकि लार्वा जो है वो पानी में फ्री फ्लोटिंग होता है इसलिए। अब इसके जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल रिंग पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेरिंग्स के पास डोर्सो लेटरली साइड पर। और इसके पास एक लेटरल सेरिब्रल गैंग्लिया और एक वेंट्रल गैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है। इसे अगर हम हिंदी में बात करें तो एक प्रमस्तिक वलय बनाती है और इसमें प्रमस्तिक गुच्छिकाएं होती है और एक कधरीय गुच्छिकाएं पाई जाती है, यानी वेंट्रल गैंग्लियन पाया जाता है। इसके ब्रेन से बहुत सारी ब्रांचेस हैं, नर्व्स निकलती हैं जो पीछे भाग में जाती है। और इसके जो सकर्स होते हैं वो इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो सकर्स में जो नर्व्स की सप्लाई हमेशा ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो नर्व कोर्स होती हैं वो पीछे की तरफ 3 नर्व कोर्स, पोस्टीरियर पार्ट में 3 नर्व कोर्स जो है वो निकलती है, 3 पेयर्स निकलती है, एक डॉर्सल साइड पर, एक वेंट्रल साइड पर और एक लेटरल साइड पर। जो लेटरल वाली नर्व कोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है और ये पोस्टीरियर एंड तक फैली हुई रहती है। जो डॉर्सल और वेंट्रल होती है वो स्मॉल होती है और इस तरह से इसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। और ये इसमें जो ये डॉर्सल और जो वेंट्रल जो नर्व कोड होती है वो ट्रांसफर कमीशर्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।